अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फकर में खुश आमदीद। असद उमर शाह महमूद कुरैशी साहब को जनाब साइफर केस में धर लिया गया है। बड़ी खबर यह है कि जनाब इस सारी सिचुएशन का यानी साइफर केस का जो असल करता धरता है इमरान खान साहब, जो इस वक्त अटक जेल में मौजूद हैं, उनकी भी गिरफ्तारी साइफर केस में बाज़ाब्ता तौर पर डाल दी गई है। अब इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब तोशाखाना केस के साथ साथ साइफर वाले मामले में भी जो है उनको धर लिया गया है और अब उनकी जो गिरफ्तारी है उसके बाद ये बात अब काफ़ी हद तक वजाहत के साथ कही जा सकती है कि इमरान खान साहब का मुस्तकबिल करीब में रिहाई का कोई इम्कान नहीं है। बताया गया है कि जनाब ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं रिसेंटली, यानी शाह महमूद कुरैशी साहब की, असद उमर साहब की, इमरान खान साहब की, और इसके साथ साथ एक और पीटीआई की शख्सियत है जिनको गिरफ्तार करने का इम्कान पाया जाता है। ऑल्दो कि उनकी साहबजादी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन वो किसी और मामले में किया गया है। वो पीटीएम वाला जो इशू नहीं हुआ था तरनौल में, जहाँ पर उन्होंने खिताब किया था, ये जो वर्दी है वाले नारे शारे लगाए थे, उस चक्कर में उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, यानी ईमान मज़ारी साहिबा को और उनकी वालदा मोहतरमा जो हैं शीरी मज़ारी साहिबा, उनकी गिरफ्तारी मुतवक्के है इसी साइफर केस के अंदर। क्योंकि आज़म खान साहब ने जो बयान हल्फी दिया था, जो चीज़ें पहुंचाई थी मुतल्लिका हुकाम के सामने, उसमें इस बात का वाज़ेह तौर पर जिक्र किया गया था कि जनाब ये चार का टोला था, यही सियासी मामलात में इमरान खान को जो है वो मशवरे देते थे। इमरान खान ने कोई भी बयानिया बनाना होता था तो वो इन्हीं चारों शख्सियात के सर के ऊपर जो है वो खेलते थे और उसी की बेस के ऊपर ये जो पॉलिटिकल नैरेटिव है वो अपनी बिल्डिंग करते थे। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि ये चीज़ें सामने आने के बाद अब इस चार के टोले का बचना महाल है, क्योंकि ये जो एफआईआर है, ये जो दर्ज की गई है साइफर केस के मामले में, जिस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ये बड़ी खतरनाक एफआईआर है। क्योंकि इस एफआईआर में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के क्लॉज 5 और 9 को शामिल किया गया है। और ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की क्लॉज 5 और 9 है, इसका अक्स भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये बताती है कि जनाब इस जुर्म के अंदर यानी वो कौन कौन से जराइम हैं जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की इस क्लॉज 5 के पास आते हैं कि जनाब आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, आप वो उस इन्फॉर्मेशन तक पहुंचने का आपके पास कोई इख्तियार नहीं है, लेकिन चूंकि आप एक ऑफिशियल पोजीशन पर मौजूद हैं और कोई गवर्नमेंट का, सरकार का बंदा, इदारा आप तक वो इन्फॉर्मेशन शेयर करता है तो वो आपके पास अमानत होती है और आप इस अमानत को किसी भी तौर पर जो है किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, पहुंचा नहीं सकते, दानिस्ता नादानिस्ता उसको जो है वो आप घुमा नहीं सकते, उसको आप छुपा नहीं सकते, उसको जेब में डाल के घर नहीं लेके जा सकते। इस तरह की बड़ी तफसील के साथ उन्होंने चीज़ें बयान की हैं। सेक्शन 5 के भी और उसके जो है ना कोई तकरीबन 5-6 क्लॉजेज हैं, उसके साथ सब सेक्शंस हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो सेक्शन 5 और 9 है, इसके तहत ये जुर्म साबित होना बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक अमर होगा, क्योंकि फिर इसके नतीजे में 14 साल कैद और सज़ाए मौत, ये दो सज़ाएँ, यानी कम से कम सज़ा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत वो है जनाब 14 साल कैद और ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा है वो है सज़ाए मौत। अब इसके अंदर जो अहम तरीन चीज़ है जो मैं आपके साथ इसका जिक्र करना चाहता हूँ वो ये है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कुछ ऐसे मामलात हैं जिनका ट्रायल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के साथ साथ मिलिट्री एक्ट के तहत भी किया जा सकता है, यानी उनका फौजी ट्रायल भी हो सकता है। और इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब के ख़िलाफ़ जो एफआईआर दर्ज की गई है, इसके अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जिनका ट्रायल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के साथ साथ आर्मी एक्ट के तहत भी हो सकता है। अब जो इस्लामाबाद के बाखबर हलके हैं उनका ये कहना है कि जनाब इस वक्त बड़ी ही संजीदगी के साथ गौर किया जा रहा है कि ये जो एफआईआर दर्ज की गई है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, असद उमर साहब के ख़िलाफ़, शाह महमूद कुरैशी साहब के ख़िलाफ़, इस एफआईआर के तहत जो मुकदमा है अब वो कहाँ पे चलना है। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो मुकदमा है वो आम सिविल अदालतों में चलना है, फौजदारी दफात के तहत चलना है, या इमरान खान साहब की मोहब्बत चूँकि बहुत ज़्यादा पाई जाती है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। कल इसका हमने एक नमूना भी देखा है, वो जो पेशावर हाई कोर्ट के जज साहब की तरफ से, चीफ जस्टिस साहब की तरफ से एक सर्कुलर जारी हुआ जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और उसमें उन्होंने इस बात की वजाहत की कि जनाब जिस बंदे को एक जगह पर ज़मानत मिल जाए तो फिर उसको आपने किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं करना जब तक उसकी ज़मानत मुतल्लका इदारा, मुतल्लका अदालत खारिज ना कर दे, उस वक्त तक उसकी गिरफ्तारी जो है वो दोबारा मुमकिन ही नहीं है। उन्होंने तो बंदे को गिरफ्तार करना ही नामुमकिन बना दिया। और फिर वो जो ऑर्डर है उसमें ये कहा गया कि जनाब इसको तमाम जो सेशन जजेस हैं सूबे के
उन तक भी सर्कुलेट किया जाए। और फिर रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये जो ऑर्डर है ये तमाम सेशन जजेस को भी जो है वो भिजवा दिया कि जनाब अब ज़मानतें खारिज किए बगैर बंदे को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इससे मतलब ये है कि अब जो है वो ज़मानतें खारिज नहीं होंगी, बंदा जो ज़मानत पे है फिर वो ताहयात ज़मानत पे रहेगा, जेलों का जो बोझ है वो कम हो जाएगा, लोग माशरे में आज़ादी के साथ घूमे फिरेंगे। शायद यही मकसद होगा उनका। अलबत्ता ऐसे फैसलों की मौजूदगी में इमरान खान साहब, असद उमर साहब या शाह महमूद कुरैशी साहब को ऐसे संगीन जराइम जिसका जिक्र इस FIR में किया गया है से नजात पाना मेरा ख्याल है कि मुश्किल है। लेकिन जिस तरह के फैसले आ रहे हैं उसके तहत तो जनाब चट भर में जो है वो उनकी जान खलासी हो सकती है। लिहाजा ये वजूहात हैं जिनकी बिना पर फैसला किया जा रहा है कि जनाब मुकदमा जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में ही चलाया जाए, क्योंकि ये ऐसा मामला है जिसका ताल्लुक जाकर जुड़ता है मुल्की सलामती के साथ। और चूँकि ये मामला मुल्की सलामती के साथ साथ जुड़ता है जाके फॉरेन रिलेशंस के साथ, और दो तरफा ताल्लुकात बेशुमार जहते हैं इसकी, लिहाजा जो इम्कान नहीं है इमरान खान साहब की जल्द कहीं इस मामले से बाहर निकलने का, और उनकी जान इतनी ज़्यादा आसानी से छूट नहीं सकती, क्योंकि एक बंदा जो बहुत ही अहम तरीन इदारे में मौजूद है। और ये सारे सिनेरियो पर उनके साथ मेरी बात हुई, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मुझे इसमें बताई। उन्होंने कहा जनाब कि ये जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं इनकी जिम्मेदारी थी, क्योंकि वो वज़ीर ख़ारजा थे, कि वो साइफर और उसके मुंदरजात को सीक्रेट रखें। ये उनकी जिम्मेदारी थी कि वो इमरान खान को कायल करते कि जनाब ये आप तक इंफॉर्मेशन है। बेशक अगर ये इंफॉर्मेशन एक लम्हे के लिए फ़र्ज भी कर लिया जाए कि ये 100% दुरुस्त है, तब भी इसको आपने अपने तक ही रखना है, इसको आप सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं इनका जो सीना है ये तो राजों का कब्रिस्तान होता है, ठीक है। ये अगर इस तरीके से अपने राजों को जो है नशर करना शुरू कर देंगे तो फिर भी कोई ओहदेदार स्टेट सीक्रेट से रख ही नहीं सकता, और उनको अपनी पार्टी को गैर जमहूरी रवैये और मज़मूम सियासी मकासद के लिए साइफर को इस्तेमाल करने से रोकना चाहिए था। शाह महमूद कुरैशी साहब ने रोका नहीं, बल्कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस साइफर को इमरान खान साहब तक पहुँचाया, इस साइफर के नकात से इमरान खान को ब्रीफ किया, इस साइफर को आज़म खान और असद उमर के साथ मिलकर जो है लेट्स प्ले विद इट का इन्होंने माहौल बनाया। और उसके साथ अगर आपको याद हो परेड ग्राउंड का वो जलसा जहां पर इमरान खान साहब ने खिताब करके वो जेब से लहराया था कि ये देखें ये है मेरे पास वो सबूत, उसी जलसे में शाह महमूद कुरैशी साहब ने बरमला तौर पर लोगों के सामने नेशनल मीडिया की मौजूदगी में इस बात का एतराफ़ किया था कि मैंने इमरान को सब कुछ बता दिया है, मैंने बता दिया है कि कौन क्या कर रहा है, साजिश अंदर बन रही है, साजिश बाहर बन रही है। अब ये मेरे कप्तान का जो है फैसला है, वो आपको कहाँ तक बताता है, क्या बताता है। जो मेरी जो जिम्मेदारी थी वो मैंने इमरान खान को ये साजिश से आगाह करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। और शाह महमूद कुरैशी साहब का ये अमल उस जरिए के मुताबिक के सोर्स के मुताबिक कि ये मुल्क में इंतशार पैदा करने के मुतरादफ था। और उसके बाद फिर इमरान खान ने तो हद ही कर दी। इमरान खान साहब इस मामले को उस लेवल तक ले गए जहां पर जो सूरत हाल थी वो ख़राब हो गई। और उसके बाद इमरान खान साहब ने एक जानिब तो साइफर को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया, फिर इमरान खान साहब ने उस साइफर की कॉपी को गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखा, और उन्होंने इस बात का तासुर दिया कि जनाब ये साइफर गुम हो गया, क्योंकि इस साइफर की इंटरसेप्ट तक पहुंचना इस बात की दलील है कि वो साइफर जिसके बारे में जिसको वापस प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, जिसका जिक्र आज़म खान साहब ने अपने इतराफ़ी बयान में किया है कि जब उनसे कहा गया कि जनाब आप ये साइफर वापस दे दें, मैंने इसको भेजना है वजारत ख़ारजा में वापस, तो इमरान खान ने कहा मुझसे कहीं खो गया है। मारिया मेमन के साथ इंटरव्यू में भी इमरान खान साहब ने इस बात का एतराफ़ किया कि मेरे पास भी एक कॉपी थी जो कहीं खो गई है, वो बरामद होती है जाके अमेरिका से, और इंटरसेप्ट वो कॉपी छाप देता है। कतई गलत है या दुरुस्त है ये अपनी जगह पर बात है, इसकी तो तहकीकात से ही पता चलेगा, लेकिन ये मामला इतना ज़्यादा सादा नहीं है। और उस सोर्स का ये मानना है कि जनाब पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की रियासत इस मामले को मंतकी अंजाम तक ना सिर्फ पहुँचाएगी बल्कि इन मुजरमों को कड़ी सज़ाएं देना नागुज़ीर है, क्योंकि ये इनको अगर कड़ी सज़ाएं मिलेंगी तो फिर मुस्तकबिल में जो भी सियासतदान अहम ओहदों पर आएंगे
وزیر بنیں گے, وزیر اعظم بنیں گے, ان کو کان ہو جائیں گے, ان کو پتہ چلے گا کہ یار ہماری لمٹس کیا ہیں اور ہم نے کس طریقے سے اپنی لمٹس میں رہنا ہے, اور کون کون سے ایشوز ہیں جہاں پر جا کر ہم نے ہاتھ نہیں ڈالنا. کیونکہ اس کا اگر ہم غور کریں تو بہت زیادہ اثرات آئے ہیں انٹرسیپٹ سے, یہ جو سائفر ہے اس کے چھپنے کے. اگر آپ کو یاد ہو کہ ایک امریکی تھے ٹرمپ کے دور میں, جن کا نام تھا جان بولٹن نے ایک انٹرویو دیا ہے, اور اس انٹرویو میں جو جان بولٹن صاحب ہیں ان کا یہ کہنا ہے, جان بولٹن صاحب کا, اور یہ امریکہ میں قومی سلامتی کے سابق مشیر رہ چکے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے. اور ڈونلڈ ٹرمپ آپ کو پتا ہے عمران خان صاحب کے دوست ہیں, عمران خان صاحب سے انہوں نے ورلڈ کپ جتوایا تھا کشمیر انڈیا کی جھولی میں ڈال کر, یہ اسی کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں. انہوں نے ایک انٹرویو دیا, اور میرا خیال ہے کہ یہ انٹرویو بھی یہ جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, عمران خان ہیں اور اسد عمر ہیں, ان کی گرفتاری میں اس انٹرویو نے بھی بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے. کیونکہ وائس آف امریکہ کو دیا انٹرویو, اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کانگریس ابھی چھٹیوں پر ہے, کانگریس چھٹیوں سے واپس آئے گی تو آتے ساتھ ہی اس کو جو پہلا کام کرنا چاہیے اسے سائفر کے مبینہ متن کا بغور جائزہ لینا چاہیے, اور اگر یہ حقیقت کے قریب تر بھی ہوا تب اس معاملے کو جو ہے وہ سادہ نہیں رہنا چاہیے, اس کے اوپر مکمل طور پر کارروائی ہونی چاہیے. اور یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو زبان استعمال کی گئی ہے کسی اہلکار کی, یہ معمول کی بات ہے. اور انہوں نے کہا کہ اس رد عمل کا جو نتیجہ ہے وہ بہت ہی زیادہ خطرناک نکلا, کیونکہ اس کے نتیجے میں عمران خان کو اقتدار سے الگ کرنا پڑا. ان کے ایگزیکٹ الفاظ تھے, میں حیران ہوں گا اگر یہ واقعی بالکل وہی الفاظ ہوں جو انہوں نے بیان کیے ہیں کسی بھی انتظامیہ کے تحت, لیکن خاص طور پر بائیڈن انتظامیہ کے تحت محکمہ خارجہ کی جانب سے عمران خان کو ہٹانے کا مطالبہ غیر معمولی بات ہوگی. اب انہوں نے کہا جناب یہ سائفر اگر اصل متن کے قریب تر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ پاکستان میں رجیم چینج آپریشن کا حصہ تھا. یہ انہوں نے انفیکٹ, اور میں نے آپ کو بتایا کہ کنیکشنز کیا ہیں, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہی کنیکشنز ہیں جو اس وقت متحرک ہیں عمران خان صاحب کو بیل آؤٹ کرانے کے لیے, عمران خان صاحب کو جیل میں سے نکالنے کے لیے, کیونکہ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ عمران خان صاحب اب ان کے ایسٹ بن چکے ہیں, لہذا اپنے ایسٹ کو کوئی بھی جو ہے وہ آسانی کے ساتھ نکلنے نہیں دیتا. اور شاید یہی وجہ ہے کہ جان بولٹن صاحب کا یہ انٹرویو بھی عمران خان صاحب کی گرفتاری کا ایک سبب بنا. اب جب یہ چیزیں سامنے آئیں تو پھر اس کے بعد عمران خان صاحب سے سوالات ہوئے, گرفتاری سے پہلے بھی ہوئے ہیں سوالات عمران خان صاحب سے, اور عمران خان صاحب پیش ہوتے رہے FIA میں, اور جا کر انہوں نے اس پر جو ہے وہ اپنا بیان بھی ریکارڈ کرایا تھا, اور اسی بیان کی روشنی میں شاہ محمود قریشی صاحب کو گرفتار کیا گیا. البتہ آج سے کچھ دن پہلے, یعنی 2 یا 3 دن پہلے, FIA کی ٹیم خصوصی طور پر اٹک جیل بھی گئی تھی. یہ میں آپ کو بتاؤں, اٹک جیل گئی FIA کی ٹیم خصوصی طور پر. وہاں پر جا کر اسی سائفر کے معاملے پر FIA کی ٹیم نے عمران خان صاحب سے کچھ کیے سوال و جواب, اور انہوں نے عمران خان سے سوال و جواب کیے, اور FIA کی اس ٹیم نے سوال و جواب کے نتیجے میں جو عمران خان نے ان کو چیزیں بتائیں وہ چیک کی گئی اعظم خان صاحب کی بتائی گئی باتوں کے ساتھ, اعظم خان صاحب کی طرف سے پیش کی گئی میٹنگ منٹس کے ساتھ, اعظم خان صاحب کی طرف سے پیش کیے گئے ثبوتوں کے ساتھ, واٹس ایپ کانورسیشنز کے ساتھ, یہ جو نوٹس کاغذ پہ لکھے جاتے ہیں نا جی, اس کے ذریعے شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ ہونے والی کانورسیشن کے ساتھ, شاہ محمود قریشی کے اور اسد عمر کے بیانات کے ساتھ. اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے FIA کی ٹیم کے سامنے سائفر کا سارا ملبہ ڈالا شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر. انہوں نے کہا جب وہ میرے پاس لے کے آیا تھا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, میں تو ہر ایک چیز نہیں دیکھتا, یہ تو شاہ محمود قریشی تھا جو ان چیزوں کو لے کے میرے پاس آیا, اور عمران خان صاحب نے ملبہ ڈال دیا شاہ محمود قریشی صاحب پر, جس پر شاہ محمود قریشی صاحب کو گرفتار کیا گیا. FIA کی ٹیم کا یہ کہنا ہے کہ جناب عمران خان کے خلاف یہ ایک ٹھوس کیس ہے استغاثہ کے پاس, عمران خان کو جو ہے وہ منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے, اور منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے ہی اس FIR کو جو ہے وہ درج کیا گیا ہے. میں نے کل آپ کو ایک بتائی تھی, اب کل کے ایک ویڈیو میں, کہ جناب ملک کے چوٹی کے وکلاء کی خدمات FIA نے حاصل کی ہیں اس مقدمے کی تیاری کے لیے.
اس مقدمے کو پروسیکیوٹ کرنے کے لیے، ایون اس ایف آئی آر کے اندراج کے لیے بھی کہ جناب کسی جگہ پر کوئی ایسا سکم نہ رہ جائے جس سے عمران خان کو فائدہ ہو، یہ ایک ٹھوس چیز سامنے ہے۔ اور آپ کو پتہ چلا ہے اب کہ یہ جو ایک دم پی ٹی آئی کے اندر ہڑبونگ، یہ تھلی مچی ہوئی تھی، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات یہی ہیں کہ ان کو پتہ تھا کہ جناب یہ شکنجہ کسے جانے والا ہے، لہٰذا جو ہے نا وہ بہت سارے لوگوں کے اندر ہڑبونگ مچ گئی تھی۔ اب یہ جو ایف آئی آر درج ہو گئی، چوٹی کے وکلاء اس کے اندر شامل آ گئے، اور جو ایکٹ کے جو دفعات لگائی گئی ہیں اس کے تحت میکسیمم سزا ہے سزائے موت، اور کم سے کم سزا ہے 14 سال۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان ہوں، اسد عمر ہوں یا شاہ محمود قریشی صاحب ہوں، اگر ان کے اوپر یہ جرم ثابت ہو جاتا ہے تو ان کے لیے جو آپشن ہے وہ رہ جائے گی 14 سال قید یا سزائے موت، اس سے کم کوئی گزارا ممکن نہیں ہے۔ اور جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ہائی لیول، ایک ہائیلی پلیسڈ سورس کے ساتھ میری خود اس پر بات ہوئی ہے، تو اس سورس کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان ہوں یا کوئی بھی ہو جو بھی اس معاملے میں ملوث ہے، اس کو سخت ترین سزا ملنی چاہیے۔ ان کا جناب سخت ترین سزا ملے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے جناب کہ بھائی تو گئے، بچنے کے امکانات ہی نہیں ہیں۔ وہ جو نہیں تھا ندیم افضل چاند صاحب، گل ود گئی، گل ود نہیں گئی، گل بہت ہی ود گئی ہے، اور اب اس ودی ہوئی گل کا پیچھے ہونا بہت ہی زیادہ مشکل بلکہ ناممکن نظر آ رہا ہے۔ اپنی رائے کا ضروری اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔